नमस्कार विद्यार्थियों, कल आपने देखा वीडियो नंबर 1, इसमें आपने लेसन नंबर 1 हिस्ट्री का पढ़ा आपने यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी लेसन के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम ओनली उन्हीं प्रश्न उत्तर करेंगे जो प्रश्न उत्तर की आपकी किताब में दिए गए हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो लेसन नंबर 1 के साथ। तो पहला ही क्वेश्चन आया है, संक्षेप में लिखें, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो पहली टिप्पणी कौन सी है? मैथ्सनी की। मैथ्सनी को आपने कल पढ़ा था इटली के एकीकरण में। टिप्पणी नंबर 2 है कैमिलो द कैबूर। फिर नंबर 3 है यूनान का युद्ध। नंबर 4 है फ्रैंकफर्ट संसद। और 5 है राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। इन्हीं पांचों क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मैजनी। अब मैजनी था कौन? मैजनी था इटली का क्रांतिकारी। इसने 1807 में इसका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? जनेवा के अंदर। और इसने बाद में ये कार्बोनेरी ग्रुप का मेंबर बन गया। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण इसको देश से निकाल दिया गया। ये बाद में छिपता छिपाता घूमता रहा। इसने 2 और पार्टियों की या संगठन की स्थापना की। पहला था यंग इटली। यंग इटली एग्जाम में पूछा जा चुका है। यंग इटली की स्थापना किसने की? आप ध्यान रखना भाई, मैजनी। और नंबर 2 है यंग यूरोप। और इन्होंने इन दोनों ही ग्रुपों में ऐसे लोगों को जोड़ा जो युवा थे और उनकी समान विचारधारा के थे। इनका मानना था कि ईश्वर की मर्जी के हिसाब से ही राष्ट्र मनुष्यों के लिए प्राकृतिक इकाई है और इटली को एक करके ही हम इटली को आज़ाद करवा सकते हैं। और इसने राजतंत्र प्रणाली का विरोध किया और इसी के मॉडल पर बाद में जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विस में बहुत सारे अन्य संगठन भी बने। इसी कारण मेटरनिख ने इनके बारे में कहा है कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं कैबूर की। काउंट कैमिलो द कैबूर। अब कैबूर था कौन? कैबूर इटली में प्रमुख मंत्री था। इसने इटली के प्रदेशों को एक करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और ये ना तो क्रांतिकारी था और ना इसका लोकतंत्र में विश्वास था। यह पढ़े लिखे लोगों की तरह ये फ्रेंच बोला करता था और इसी कारण कहते हैं भाई इसके विद्वान बहुत था, इसलिए इसे सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल ने 1852 में इसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। विद्यार्थियों ध्यान रखना, 1852 में सार्डिनिया था, इटली एक नहीं था। और इसने यहाँ पर सार्डिनिया बहुत सारे आर्थिक, शैक्षणिक और कृषि के कार्य किए। और इसने फ्रांस और सार्डिनिया के बीच में एक कूटनीतिक संधि की और इस कारण क्या हुआ? इटली की समस्याओं की ओर यूरोपीय के अन्य अमीर देशों का ध्यान गया। बात करें इसके मृत्यु की तो 6 जून 1861 को उसकी होगी मृत्यु हो गई। अब जानते भाई फिर 18 फरवरी 1861 में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया और इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो हम जानते हैं 15वीं सदी से यूनान ओटोमन राज्य का हिस्सा था। यूरोप में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई और यूनान में क्रांतियों का संघर्ष 1821 से आरंभ होता है। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे लोगों को यूरोप के अन्य लोगों का समर्थन मिला। विद्यार्थियों सभी प्रश्न आपकी किताब के अंदर से लिए गए हैं, हम अन्य महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं। या आपकी किताब के प्रश्न उत्तर गा रहा हूँ ताकि विद्यार्थियों को घर बैठे उनकी पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके आपको उत्तर करवा सकूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप में कमेंट अवश्य कीजिएगा। यूनान में राष्ट्रवादियों में जो लोग थे, ये राष्ट्रवादी उनको क्या समर्थन कर रहे थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। ये एक प्रश्न बनता है कि किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया गया है? यूनान को बताया गया है।
और इन्होंने मुस्लिम साम्राज्यों के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्र किया और बाद में लड़ने भी गए, जहां उनकी मृत्यु हुई बुखार से 1824 में। और 1832 में ये प्रश्न बनता है, यूनान को एक देश की मान्यता कब मिली? 1832 में मिली। कस्तूनिया की संधि के द्वारा यूनान को मिली मान्यता। करते बाद नेक्स्ट की फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक नेशनल असेंबली को बनाने के लिए मतदान किया। 18 मई 1848 को 831 मेंबरों के साथ में यहाँ संसद आरंभ हुई। पहली संसद सेंट पॉल चर्च में हुई और यहाँ जर्मनी को एक नया संविधान बनाने का प्रारूप तैयार किया गया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता यहाँ के राजा को सौंपी गई। पर्सा के राजा विल्हेम फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की गई। उन्होंने कहा, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचन सभा के खिलाफ थे। इस प्रकार यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। इसी कारण क्या हुआ, यहाँ संसद का आधार है वो कमज़ोर हो गया और संसद में आप जानते हो मध्यम वर्ग का प्रभाव क्या था? अधिक था। इन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया और इसको क्या हुआ, मध्यम वर्ग भी क्या समर्थन खो बैठा। अंत में पर्सा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय अपने आप ही क्या एंड हो गए। इससे उदारवादियों को बहुत निराशा हुई। पर्सा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया और संसद क्या हो गई, भंग हो गई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। आप जानते हो महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ देखते हैं कि असेंबली चुनाव में उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिला। अभी पिछला प्रश्न पढ़ा आपने फ्रैंकफर्ट संसद वाला, उसी से प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो यहाँ महिलाएं सिर्फ इस संसद में दर्शकों की भांति खड़ी रहती। फिर नेक्स्ट है फ्रांसी लोग, ये अपने प्रश्न है 2 नंबर, फ्रांसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो प्रारंभ से ही फ्रांसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना आ सके। और कदम क्या थे? उन्हें पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया और एक संविधान के अंदर सभी को समान अधिकार दिए गए और देश के लिए एक झंडा चुना गया जिसने पहले के झंडे की जगह ले ली। और यहाँ स्टेट जो जनरल होता है उसका चुनाव लोगों के समूह के द्वारा किया गया और स्टेट जनरल का नाम चेंज कर दिया, नेशनल असेंबली रखा गया। ये याद रखना भाई, स्टेट जो जनरल होता है उसका नाम क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब देखो भाई नेक्स्ट करते वक्त, और नई नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क थे वो एंड कर दिए गए और भार मापने और नापने की एक समान व्यवस्था लागू हुई और फ्रेंच भाषा को ही फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 3, मरियाना और जर्मेनिया कौन थी? इनका चित्र किसने बनाया और इनका क्या महत्व है? तो आप जानते हो फ्रांस की क्रांति के समय इनका बहुत महत्व था। हम पढ़ चुके हैं ये बात पहले भी। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाइए और लेसन नंबर 1 की पहले वीडियो देखिए, तभी आपको ये प्रश्न उत्तर क्या है समझ आएंगे। मरियाना कौन थी? ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। यह फ्रांस में आज़ादी का प्रतीक था, ये महिलाओं का प्रतीक था, ये छवि जन राष्ट्र के विचारों का प्रतीक था। इसके चिन्ह क्या है? टोपी, तिरंगा और कलंगी। ये भाई ध्यान रखना, मरियाना ने आज़ादी के या गणतंत्र के क्या चिन्ह बताए हैं? लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। और मरियाना की जो प्रतिमा है वो जगह जगह लगाई गई, यहाँ तक छवि को सिक्कों और टिकटों पर क्या है अंकित किया गया। फिर है नेक्स्ट जर्मेनिया।
जर्मेनिया क्या है? देखो, मरियाना भी एक महिला प्रतीक है, जर्मेनिया भी क्या है? एक महिला प्रतीक है। ये जर्मन राष्ट्र की नारी, मतलब आप अब जानते अपने अपने भारत को क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं, क्योंकि जन्मभूमि या मातृभूमि को हमने माता ही माना है। तो जर्मनी क्या है? अपने देश को एक माँ ही मानता है। तो यहाँ जर्मन राष्ट्र को नारी रूप में दिखाया गया है, उसको नाम दिया गया जर्मेनिया। अब जर्मनी है कैसी? ये बेलूत के जो होते पत्ते, उनका मुकुट पहनती है। क्योंकि बेलूत क्या है? बेलूत है वीरता का प्रतीक। और जर्मेनिया हाथ में क्या है? एक तलवार है, उस पर लिखा है जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। और ये क्या है? ये लोकतंत्र की प्रतीक है, न्याय की प्रतीक है। फिर नेक्स्ट है, करते हैं बात, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसके महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार से। जर्मनी के एकीकरण मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने आज़ादी को सिद्धांतों का विकास हुआ। यहाँ संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि क्या है? तैयार हुई। और संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। जर्मन लोगों ने 1848 से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। और यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान क्या है? सबसे अधिक है। उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजियों का मुकाबला किया, उसमें सफल हुए। इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े बड़े भूस्वामियों ने योगदान दिया। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व किया और इसे नई दिशा दी। और इसके जनक किसको माना गया? प्रशा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क को। बिस्मार्क क्या है? इसका जनक माना गया है। इन्होंने प्रशा की सेना के क्या हेल्प किया। 18 जनवरी 1871 में वर्साई प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। और जर्मनी के एक करने की क्या प्रक्रिया सरल हो गई। और वर्साई के महलों को, भाई ध्यान रखना, एक प्रश्न बनता है, हॉल ऑफ मिरर, शीशों का भवन, शीशे का भवन या शीश महल जर्मनी के कौन से स्थान को कहा गया है? तो कहा गया है वर्साई के महलों को कहा गया है। यहाँ पर बिस्मार्क ने जर्मनी के नवीन साम्राज्य की घोषणा की। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र क्या हुआ? एक हुआ। फिर क्वेश्चन 5 आता है, अपने शासन वाले क्षेत्रों को शासन व्यवस्था में कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया? तो नेपोलियन आप जानते हुए 1804 का नागरिक संहिता वाला अधिकार। तो इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। उसने प्राचीन सभी व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया और नई व्यवस्थाएं लागू की। इसमें 1804 का इसका सिद्धांत भी है। इसने कहा था किसी को भी क्या है, जन्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उसने कानून के हिसाब समानता और संपत्ति के अधिकार को प्रदान किया। और उसने प्रतिष्ठा मंडल बनाई जिसमें विद्वानों, कलाकारों और देशभक्तों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा डच, स्विस, इटली और जर्मनी में इन्होंने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और गुलामी और जागीरदारी से मुक्ति दिलवाई। अगर आपको पता नहीं है कि जागीरदारी क्या होती है तो कल हमने इन सब बिंदुओं पर चर्चा की थी विस्तार से। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया, यातायात और संचार को आसान बनाया गया और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। अब आ जाए, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यकाल में हुई थी। इस दंड विधार को कठोर बनाया, जूरी प्रथा और मुद्रित पत्रों को दोबारा आरंभ किया। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना भी की। किसने की? नेपोलियन द्वारा। और इसने फ्रांस में लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा का सुधार किया। इसने कैथोलिक को राज धर्म बनाया। किसानों, मजदूरों और उद्योगपतियों को बहुत सारे अधिकार भी इसने प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाते हैं? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो हम जानते हैं 1848 में जब ये क्रांति हुई थी तो यूरोप में क्या थी? भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी। और इस क्रांति को करने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा क्या कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं वो निम्न प्रकार से। इन्होंने राजकीय प्रणाली को एंड करके गणतंत्र को आरंभ किया।
सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर जन सभाओं का निर्माण किया। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन साम्राज्यों में स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग की और देश को एक करने की मांग से जोड़ा। उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग की जो संविधान पर आधारित हो, जो संविधान के सिद्धांतों पर काम करे। महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया। अब करते बात सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव आए। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, उनकी भागीदारी सभी क्षेत्रों में हुई। कुलीन वर्गों की बजाय मध्यम वर्ग को अधिकार ज़्यादा मिले। आर्थिक क्षेत्र में क्या चेंजिंग आई, तो मजदूरों और कारीगरों ने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। भूदास्ता बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ, बाजारों की मुक्ति हुई, चीज़ों और पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति हो सके। प्रश्न नंबर 2, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दिखाने वाले 3 उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या है। नंबर 1, फ्रेडरिक सोरू का यूटोपिया। यूटोपिया जानते हो क्या है। एक चित्रों की श्रृंखला थी जो 1848 में फ्रेडरिक सोरू ने बनाई थी। अब इसमें था क्या, इसमें 4 चित्र बनाए गए थे और इनके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के सपने को साकार करने के लिए एक आदर्श समाज की, आदर्श राज्य की कल्पना की गई। यूटोपिया क्या है, सोरू का आदर्श राज्य है। इसमें स्त्री, पुरुषों और बच्चों को आज़ादी प्रदान करने की बात कही गई। इसमें हाथ में मशाल और मानव के अधिकारों को दिखाया गया। आपसे पूछते यूटोपिया कैसा है, तो इसमें क्या है, आदर्श राज्य की कल्पना है। इनमें महिलाओं और बच्चों को अधिकार दिए गए हैं और इसके हाथों में क्या है, मशाल है और मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। और इसमें तिरंगे, झंडे, राष्ट्रगान आदि भी दिखाए गए हैं। कॉल कैस्पर फ्रिट्ज का आज़ादी के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कैस्पर फ्रिट्ज ने आज़ादी के वृक्ष का रोपण करते हुए चित्र बनाए हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, फ्रांस की सेना है जो जैकोबियन राज्य पर कब्जा करती दिखाई पड़ रही है। इस पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं भाई, फ्रांस सैनिक है वो नीली, सफ़ेद और लाल पोशाक में है जो वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, किसानों की गाड़ी छीन रहे हैं, महिलाओं को तंग करते दिखाई दे रहे हैं, किसी को घुटने के बल बिठा रहे हैं और यहाँ पर इन शोषितों द्वारा आज़ादी का वृक्ष लगाया जा रहा है। लिखा है, देखो इस वृक्ष पर जो बात लिखी हुई है वो जर्मन भाषा लिखी हुई है। हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। इस बात को वहाँ लिखा गया है और ये एक प्रकार से फ्रांस का व्यंग्य या फ्रांस का मजाक उड़ाया गया है, ताकि यहाँ क्या हो, राज्य की प्रणाली एंड हो और लोकतंत्र की क्या हो, लागू हो। फिर नेक्स्ट है यूनानी दाल कोवा का द मैस्कर एंड कियांस। मैस्कर एंड कियांस, ये फ्रांस के रूमानी चित्रकार, रूमानीवाद को हमने कल समझाया था आपको, आप वहाँ से देखिए आप। तो यहाँ इसमें हम देख रहे हैं, इसमें घटना दिखाई गई है, 20,000 यूनानियों को मार दिया गया। किनके द्वारा, तुर्कों के द्वारा। जहाँ ये घटना हुई थी उसे क्या बोला गया है, क्रियोस द्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है, क्रियोस द्वीप कहा गया है, जहाँ पर तुर्कों द्वारा 20,000 यूनानियों को मार दिया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को चटकीले रंग से दिखाया गया ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हो। और इस प्रकार कलाकार ने अपनी रचना के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा है, संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान लगाते हुए 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार से विकसित हुए। यहाँ हम बेल्जियम और पोलैंड का उदाहरण लेते हुए हम ये समझाएंगे। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिसका आधार यूरोपीय सरकारों के रूढ़िवादी विचार थे। और यहाँ राज्य व समाज की संस्थाएं, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखा गया। और सब बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया और अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
और किस प्रकार से हुआ देखते हैं। बेल्जियम वियना कांग्रेस द्वारा जब बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया तो दोनों देशों में जानते हो ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी लोग रहा करते थे। जहाँ बेल्जियम में कैथोलिक थे और हॉलैंड में क्या है प्रोटेस्टेंट। भाई ध्यान रखना ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो क्या है दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है। जहाँ कैथोलिक है वो चर्च को अधिक मानते हैं, वहीं प्रोटेस्टेंट है वो है बाइबल के विचारों को अधिक मानते हैं। तो हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम से श्रेष्ठ माना करता था। अतः श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा को देना जारी रखा। इसका बेल्जियम वासियों ने विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने उसको साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को आज़ाद करना पड़ा 1830 में। ध्यान रखना बेल्जियम 1830 में आज़ाद हो गया था। फिर पोलैंड वियना संधि में पोलैंड को दो भाग में बांट दिया। इसका बहुत बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर मिला, पर वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड में वारसा में क्रांति हुई। इसे रूसी सेना ने कठोरता से क्या है दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विरोध किया और उन्हें सफलता मिली। फिर नेक्स्ट है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास पूरे यूरोप की तुलना में क्या है अलग है। कैसे है तो ध्यान रखना भाई, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है। अतः इस प्रक्रिया को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? ब्रिटेन में लोकतंत्र का आना क्या कहलाती है? रक्तहीन क्रांति, क्योंकि यहाँ बिना खून बहाए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन कोई देश नहीं था, ये समूह था अंग्रेजों का, वेल्स का, स्कॉट का और आयरिश का। तो ये लोग अपने अलग पहचान रखा करते थे। इनमें आंग्ल देश मतलब इंग्लैंड ने अब धन दौलत और अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीपों पर अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ कर दिया। 1688 में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की सभी शक्तियां संसद के अधीन आ गई और इस प्रकार एक नया देश बना इंग्लैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ। इसे हुआ क्या? इसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। भाई ध्यान रखना 1707 के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच के एक समझौते के द्वारा ही यूनाइटेड किंगडम की स्थापना हुई थी। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड क्या है प्रभाव हो गया। स्कॉटलैंड में ब्रिटेनी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति और संस्थाओं को नष्ट किया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के वासियों को गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर चले गए। आयरलैंड में सही हुआ, यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को अपना हथियार बनाया, क्योंकि यहाँ के लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही धर्मों को लोग माना करते थे और अलग अलग धर्म को मानने के कारण क्या हुआ, यहाँ के लोग आपस में लड़ा करते थे। इसका फायदा किसने उठाया? इंग्लैंड ने। और फिर यह क्या हुआ 1798 में वॉल्फटॉन और उसके यूनाइटेड आयरिश मैन नेतृत्व में विद्रोह हुआ और दबा दिया गया और आयरलैंड को क्या है यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीक, भाई ध्यान, ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? यूनियन जैक है। ये है क्या? वहाँ का झंडा। और गॉड ओ सेव ऑनर नोबल किंग, ये ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है। जिस प्रकार से हमारे भारत का ना जनगण मन, उसी प्रकार से ब्रिटेन के लोग क्या बोलते हैं? गॉड सेव ओवर नोबल किंग। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 5वां, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो 1831 में बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग भौगोलिक और जातीय रूप से क्या थे? अलग अलग थे। तो इस क्षेत्र में यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ब्रोसेनिया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटीनीग्रो आदि देश थे, जहाँ के लोग स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे और जब क्या है तुर्कों से अलग थे। तुर्कों और इन ईसाई लोगों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालत क्या हो गए? भयंकर हो गए। जब स्लाव राष्ट्र समूह में आज़ादी के लेकर राष्ट्रवाद विकास व तनाव की भयंकर हो गई। इस कारण यहाँ क्या हुआ? यूरोपीय देशों में इनका युद्ध हुए
और उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? पहला वर्ल्ड वॉर। इसके बाद आती है परियोजना कार्य। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते, पर आपको मैं करवा देता हूँ। यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों को इकट्ठा करें। 1 या 2 देशों की तस्वीरें, पोस्टर, संगीत को इकट्ठा करें जो वहाँ के प्रतीक थे, और ये यूरोप से कैसे भिन्न है। अब देखो हम भारत की बात करते हैं, तो पहला चित्र जो आपकी किताब में दिया हुआ है, आप किताब खोलिए, वहाँ आपको 4 चित्र देखने मिलेंगे परियोजना कार्य में। तो पहला चित्र क्या है? यहाँ तिलक जी को विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थानों के मध्य खड़ा दिखाया गया है, और यहाँ ध्यान पड़ता है भाई कि तिलक सभी धर्मों को एक समान माना करते थे। नंबर 2 में है भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दिखाया गया है, जहाँ जर्मनिया की तरह केवल वीरता में नहीं बल्कि यहाँ माता को दया भाव में दिखाया गया है। नंबर 3 में नेहरू जी को भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि इन प्रतीकों के द्वारा लोगों की भावना को जागृत ही नहीं बल्कि हृदय से हम स्वीकार करते हैं और देश के लिए बलिदान करने के तैयार रहते हैं। चित्र 1 और चित्र 3 में रूपकों की बजाय लोकप्रियताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा गया ताकि लोग इनकी ओर क्या आकर्षित हों और राष्ट्रवाद भावनाएं जागे। ये नेता थे और ये अपने आप को आम जनता के आदर्श माना करते थे। चित्र 4 में भारत माता को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में दिखाया गया। इसमें दुर्गा के रूप को महत्व दिया गया क्योंकि इसमें माँ दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल है। इसमें क्या तिरंगा लहरा रहा है और वह स्वयं शेर पर हाथी के मध्य खड़ी है, तो शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। यहाँ की चित्र क्या है? यूरोप से अलग है क्योंकि यहाँ की चित्र क्या है? आध्यात्मिकता के दोनों के आधार पर क्या है? बनाए गए हैं। तो आई होप आज की वीडियो इतनी थी। हम लेसन नंबर 1 को पढ़ भी लिया है और लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। जल्दी हम लेसन नंबर 2 की वीडियो बनाएंगे, तो आप इस जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।